हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल बे ऑफ बंगाल में शांति इनिशिएटिव से संबंधित है। आप अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ये इमेज देखिए आप बे ऑफ बंगाल की, ध्यान से इस ज्योग्राफी को देखिए। देखो बे ऑफ बंगाल बहुत ज्यादा डिजास्टर प्रोन रीजन्स में से एक है। ये देखो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रोन रीजन्स में से एक है बे ऑफ बंगाल। यहां देखो हर साल भयंकर साइक्लोन्स आते हैं और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के चलते ना यहां का जो सी लेवल है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत यह है कि इस पूरे रीजन में ना नेचुरल डिजास्टर्स से निपटने के लिए कोई कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म है ही नहीं विभिन्न देशों के बीच में। मतलब जब कोई आपदा आती है ना तो देश या तो देखो अकेले उस डिजास्टर से निपटते हैं या फिर कोई किसी दूसरे देश के साथ मिलकर निपटते हैं। लेकिन कोई डेडिकेटेड मैकेनिज्म नहीं है कि भाई इस रीजन में जो भी देश आते हैं सारे मिलके उस डिजास्टर का सामना करें। समझ गए? यानी देशों के पास देखो ताकत और रिसोर्सेज तो बढ़ रहे हैं लेकिन मिलकर काम करने के नियम नहीं है। ये पॉइंट राइटर बोलना चाहते हैं। इंडिविजुअली डिजास्टर से निपट रहे हैं लेकिन मिलके काम करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसके बाद राइटर देखो एक टर्म यूज करते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ट्रेडिशनल थ्रेट्स के बारे में तो आपको पता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट ट्रेडिशनल थ्रेट है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स इसमें आएंगे क्लाइमेट डिजास्टर्स, इलीगल फिशिंग, साइबर अटैक, सप्लाई चेन डिसरप्शन। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, मान लो समुद्री रास्ता ब्लॉक हो गया तो जरूरी सामान जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, नए तरह की थ्रेट है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब देखो सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी कोस्ट लाइंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब ये भी है कि आप ग्लोबल कॉमर्स की जो लाइफलाइन है उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो ताकि आपका जो व्यापार है वो अच्छे से चलता रहे। ये भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर आता है। और ये काम अगर देखो विभिन्न देश मिलके करते हैं जिनके सिमिलर इंटरेस्ट है, शेयर्ड इंटरेस्ट है, तो ये काम देखो बढ़िया से होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी। उस समय इंडिया ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम किया था, सबसे पहले रिएक्ट किया था। लेकिन आज के दौर में हमें देखो वो मैकेनिज्म नहीं चाहिए कि भाई आप आफत जब आई, डिजास्टर जब आई तब आप जाग रहे हो, नहीं, बल्कि हमारा मैकेनिज्म पहले से सेट होना चाहिए, पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हाल ही में क्या हुआ, 13 जुलाई को ना हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक नया मैकेनिज्म लॉन्च किया। मैकेनिज्म तो नहीं, इसको विजन मान लीजिए, एक नया विजन लॉन्च किया। विजन लॉन्च करके इंडिया ने 2028-29 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अपना जो कैंडिडेचर है वो प्रपोज किया। तो उन्होंने क्या विजन लॉन्च किया? जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने जो विजन लॉन्च किया उसका नाम है शांति, SHANTI। पूरा नाम क्या है? S फॉर सिक्योरिंग, H फॉर होलिस्टिक, A फॉर एडवांसमेंट, N थ्रू नॉर्म्स, T फॉर ट्रस्ट एंड I फॉर इंटीग्रिटी। शांति क्या है? शांति देखो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका मतलब है कि भाई देखो आप समुद्र को ना सिर्फ ताकत से चलाने की बात मत करो, जैसे चाइना है जिसकी लाठी उसी की भैंस, वैसे नहीं। आप समुद्र को गवर्न करो नियमों की सहायता से, यानी रूल्स की सहायता से, ट्रस्ट के बेसिस पे और ईमानदारी से। इन चीजों की, इन वैल्यूज की सहायता से आप सी को गवर्न करो, ना कि चाइना की तरह पावर के बेस पे कि हाँ भाई हमारे पास पावर है तो हम किसी के भी शिप को खदेड़ देंगे, किसी के भी शिप को नहीं आने देंगे। वो अप्रोच गलत है चाइना वाली। और देखो यूपीएससी ना हमेशा इवोल्यूशन पूछता है कि हमारी जो मैरीटाइम पॉलिसी है, विजन है, वो कैसे कैसे इवोल्व हुआ है। तो आप ये देखो, जैसे 2015 में सरकार ने एक विजन लॉन्च किया था, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये समुद्र में सबका साथ सबके विकास की बात करता था ये सागर इनिशिएटिव। फिर हमने महासागर इनिशिएटिव लॉन्च किया 2025 में। पूरा नाम म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स।
ये किस पे काम करता था? ये काम करता था कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश आते हैं उनकी जो सिक्योरिटी है कनेक्टेड है। एक देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है जैसे चाइना करता है, तो दूसरे देश की भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। कल को जो चाइना किसी देश के साथ कर रहा है वो किसी और देश के साथ करेगा। लाइक इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पे भी अन्याय होता है तो वो हर जगह न्याय के लिए चुनौती है। अब 2026 में जाके सरकार ने शांति विजन रखा है। शांति पूरा नाम तो मैंने आपको बता ही दिया पिछली स्लाइड में, ये देखो। शांति इनिशिएटिव का मकसद है, मतलब ये विजन कहता है कि समुद्र में सिक्योरिटी इंश्योर की जाए थ्रू ट्रस्ट एंड रूल्स एंड ट्रस्ट के माध्यम से सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, गवर्नेंस इंश्योर की जाए सी में। ये इंडिया ने अपना विजन रखा, तो ये चाइना के विजन के अगेंस्ट है। तो इंडिया ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया एज ए प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर कि आप हमें सिक्योरिटी पार्टनर बनाओ और इंडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये इंडिया ने अपना विजन रख दिया। अब एक चीज राइटर एक्सप्लेन करते हैं, वाई बे ऑफ बंगाल, मतलब बे ऑफ बंगाल पे इंडिया का इतना फोकस क्यों? तो उससे कई सारे रीजन है। सबसे पहले गेटवे फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बे ऑफ बंगाल देखो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ना गेटवे है। ये हमें जोड़ता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। और देखो ये वही रास्ता है जहां से देखो सदियों पहले हमारा ट्रेड, कल्चर, इवन रिलीजन जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म वो सब स्प्रेड हुए। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सफल बनाना है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में रिश्ते मजबूत करने हैं, तो उसके लिए बे ऑफ बंगाल बहुत जरूरी है। दूसरा, मलक्का डायलेमा। आप मैप को ध्यान से देखो, ये जो रास्ता है ना, ये जो लाल रंग आपको दिख रहा है, ये जो रास्ता है ना, ये है मलक्का स्ट्रेट का रास्ता। एक बहुत नैरो सा चोक पॉइंट है। चाइना का लगभग देखो 80% जो ऑयल इंपोर्ट है इसी रास्ते से गुजरता है। और चाइना को हमेशा ये डर लगता रहता है किसी वार के दौरान, किसी युद्ध के दौरान अगर उसकी इस लाइफलाइन को किसी ने ब्लॉक कर दिया तो भाई हम तो मारे जाएंगे। और इसी डर को ही बोला जाता है मलक्का डायलेमा। इस डायलेमा के चलते देखो चाइना ना बे ऑफ बंगाल में अपने पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी एक्सपेंड कर रहा है। जैसे म्यांमार में उसने एक पोर्ट ओपन किया जिसका नाम है क्याओप्यू, ऐसा कोई नाम है क्याओप्यू, ये इन्होंने म्यांमार में ओपन किया। मतलब जियोपॉलिटिकल कंपटीशन जो है बे ऑफ बंगाल में काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इंडिया बे ऑफ बंगाल को छोड़ नहीं सकता, इग्नोर नहीं कर सकता, अदरवाइज तो चाइना पूरा कब्जा कर लेगा। फिर नेक्स्ट है वेस्ट इंडियन ओशन वर्सेस बे ऑफ बंगाल। दोनों रीजन देखो, इस साइड है बे ऑफ बंगाल, ये देखो ये मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये है वेस्ट इंडियन ओशन और इस साइड है बे ऑफ बंगाल, समझे? तो वेस्ट इंडियन ओशन यहां पे देखो एक्टिव कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे हाउथी रिबल्स एक्टिव हैं। इसके अलावा अभी तो ईरान और यूएसए के बीच में भी इस रीजन में युद्ध चल रहा है। तो यहां काफी फ्रेजाइल यानी कमजोर इकोनॉमिक्स हैं। ये स्पेस कंटेस्टेड है वेस्ट इंडियन ओशन वाला, लेकिन बे ऑफ बंगाल यहां की जो ज्योग्राफी है काफी कोऑपरेटिव है। यहां पे जो इतने सारे देश है ना, जैसे बर्मा है, थाईलैंड है, इन देशों के जो इंटरेस्ट हैं वो सेम हैं, सारे डिजास्टर से पीड़ित हैं। अदरवाइज वेस्ट इंडियन ओशन वाली दिखते नहीं है कि हाउथी रिबल्स जैसा कोई तंग कर रहा हो, नहीं। तो बे ऑफ बंगाल ना एक सिंगल इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। यहां का साइक्लोन, यहां की मछलियां, यहां का पोल्यूशन सब किसी एक बॉर्डर को नहीं मानते, इसलिए सभी देशों के बीच जो यहां बे ऑफ बंगाल में आते हैं उनके बीच कोऑपरेशन जरूरी है, ये राइटर बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानते हो क्या है? इस रीजन में, बे ऑफ बंगाल रीजन में ना इंस्टीट्यूशंस तो हैं, जैसे बिम्स्टेक है, पर इंस्टीट्यूशंस बहुत फ्रेगमेंटेड हैं, मतलब सारे अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई कॉमन अलाइनमेंट नहीं है। तो इंडिया का जो ये नया शांति विजन है ना, उसी गैप को फिल करने के लिए है। तो बे ऑफ बंगाल इंडिया के लिए भाई एक नेचुरल लेबोरेटरी है। यहां हम अपने शांति इनिशिएटिव का टेस्ट करेंगे, फिर पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हम हमारा ये जो शांति विजन है वो इंप्लीमेंट करेंगे। समझ गए? पहले सिर्फ इतने पोर्शन में, मैं आपको दिखाता हूं, पहले सिर्फ इतने पोर्शन में अगर ये सफल हो गया तो फिर ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे।
ऐसा राइटर बोलते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखने को मिला जुलाई 2026 में न्यू दिल्ली में ना, बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी। क्या फैसले लिए गए? ये फैसले लिए गए कि भाई कॉमन जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो अडॉप्ट किए गए मैरीटाइम लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के लिए नए नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए गए। और नवंबर 2026 में बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज की पहली ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज होगी। ये सब डिसीजन लिए गए। इवन देखो, वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट पे भी बात चल रही है। वाइट शिपिंग मतलब जैसे कॉमर्शियल शिप्स होते हैं ना, उनका आना जाने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज आपस में शेयर करें। जैसे मान लो बे ऑफ बंगाल में कोई कॉमर्शियल शिप्स जा रहे हैं, तो इंडिया के पास में पावर है सारे शिप्स को ट्रैक करने की, तो इंडिया वो इंफॉर्मेशन बिम्स्टेक के बाकी मेंबर कंट्रीज के साथ में भी शेयर करे। इस पे बात चल रही है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया बिम्स्टेक से संबंधित, और ये कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये यूपीएससी ने 2022 में पूछा था मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। ये लुकिस्ट पॉलिसी से संबंधित 2022 में पूछा था। अब जो पोटेंशियल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मैं आपको देता हूं। ये 2017 में पूछा था पीवाईक्यू साउथ चाइना सी से संबंधित। ये है जो आज आपको अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, फास्ट ट्रैक कोर्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फास्ट ट्रैक कोर्स क्यों सुर्खियों में है? सरकार देखो नया बिल लेके आई पब्लिक एग्जामिनेशन में चीटिंग को रोकने के लिए, और इसमें सरकार ने ये बोला है बिल में कि भाई ये जो कोई अगर चीटिंग वगैरह करेगा ना, मतलब लीक करेगा पेपर, उस पर्सन की ना, ऐसे एक्यूज्ड पर्सन्स की 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी इन मामलों में, 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा, 5 महीने के अंदर अंदर वर्डिक्ट देना होगा। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स गठित की जाएंगी। राइटर बोलते हैं कि देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो कंसेप्ट है ना, क्या होता है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट क्रिएट की जाती है स्पेशल कैटेगरी के केसेस का फैसला जल्दी लाने के लिए। मतलब एक्चुअल में होता यह है, ये रेगुलर कोर्ट्स ही होती हैं, लेकिन रेगुलर कोर्ट्स को काम दे दिया जाता है कि भाई आप ही इन मामलों में थोड़ा जल्दी फैसला सुनाइए जो नियम है उसके अनुसार। तो जानते हो, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं हुआ क्या। मान लो 500 पेशेंट के लिए 5 डॉक्टर हैं, 5 में से 2 डॉक्टर को बोल दिया गया एक नई बीमारी आई है, आप सिर्फ उनका देखिए। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? पहले 5 डॉक्टर 500 पेशेंट को देख रहे थे, उसमें से निकाल के 2 पेशेंट एक नई बीमारी को दे दिए गए। लेकिन अब 500 पेशेंट्स जो हैं उनको देखने के लिए तो सिर्फ 3 डॉक्टर बचे ना। तो यही होता है। मान लो ऑलरेडी कोर्ट में केसेस की इतनी पेंडेंसी है, जज इतने कम है, लेकिन उसमें से भी कुछ जज निकाल के फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल दिए जाते हैं स्पेसिफिक केसेस के लिए। तो पुराने जो इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं उनके लिए तो जज और भी कम हो गए ना भाई। तो राइटर बोलते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो कंसेप्ट है ना, 11वीं फाइनेंस कमीशन में निकल के आया था। उस समय सरकार ने 500 करोड़ एलोकेट किए थे सेशन कोर्ट के बैकलॉग को खत्म करने के लिए। 2019 में पोक्सो केसेस के लिए और रेप केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लॉन्च की गई थी। फिर 2024 में भी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट 2024 जो इनेक्ट किया गया, इसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन किया गया रोज एवेन्यू दिल्ली में। तो ये थोड़ा टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। अब राइटर बोलते हैं देखो ऑलरेडी जो जज हैं उन्हीं को रीडायरेक्ट किया जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, तो फिर फायदा क्या हुआ भाई? हमारे देश में एक तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 5000 वैकेंसीज हैं, जजेस की पोस्ट खाली पड़ी हैं। हर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जज जो एब्सेंट है अपनी रेगुलर कोर्ट से, तो वहां पे मर्डर के मामले, प्रॉपर्टी के मामले वो डिले हो रहे हैं, यूं मान के चलिए। तो आपको ना जुडिशरी को एक्सपेंड करना चाहिए, ना कि पुराने ही एग्जिस्टिंग जजेस को आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा दिया। आप सिर्फ जुडिशरी को रीसफल कर रहे हो, यहां का जज वहां लगा दिया, जज की संख्या तो उतनी है ना भाई। अभी देखो एक फॉर्मूला है केस क्लियरेंस रेट का।
केस क्लियरेंस रेट का फॉर्मूला ये होता है केस डिस्पोज्ड डिवाइडेड बाय केस इंस्टीट्यूटेड इनटू 100। अब जाहिर तौर पे जितने केस फाइल किए जा रहे हैं उससे ज्यादा केस डिस्पोज होने चाहिए एक साल में, तभी हम मानेंगे कि बैकलॉग धीरे धीरे कवर हो रहा है। अगर जितने फाइल किए जा रहे हैं उतने ही डिस्पोज हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि केस का बैकलॉग उतना ही है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। मान लो जितने केस फाइल हो रहे हैं और डिस्पोज उससे भी कम हो रहे हैं, 100 केस हर साल फाइल किए जा रहे हैं और डिस्पोज सिर्फ 50 हो रहे हैं, तो मतलब केस की जो पेंडेंसी है बल्कि और ज्यादा बढ़ रही है कम होने के बजाय। तो आपको हैरानी होगी, ये लॉ मिनिस्टर का डेटा है। इवन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी जो केसेस की पेंडेंसी है वो कितनी है, 2.45 लाख। 2025 में कितने केस नहीं फाइल किए गए, 1.4 लाख। और कितने केसेस डिस्पोज हुए, 66,000। ये तो देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का हाल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 2025 में 66,000 केसेस डिस्पोज हुए और नए फाइल किए गए 1.4 लाख। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी जो केसेस की पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। और देखो मान लो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जल्दबाजी में मामले की सुनवाई होती है तो ये राइट टू लाइफ एंड फेयर ट्रायल का भी वायलेशन है। जस्टिस हरीड इज जस्टिस ब्यूरिड। चार्जशीट हजारों पन्नों की होती है कई बार, और 3 महीने में ट्रायल कंप्लीट करने की बात है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। 3 महीने में ट्रायल कंप्लीट करना तो भाई जो एक्यूज्ड है उसको डिफेंड करने का पूरा मौका ही नहीं मिलेगा। और ये आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट है। कौन से केसेस को आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में डाल रहे हो, कौन से केसेस को आप नहीं डाल रहे हो, ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। मतलब दूसरे क्राइम्स के विक्टिम तो बोलेंगे ना भाई हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, हमारे भी तो केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो ना। तो ये तो गलत है ना। जैसे मर्डर के केस हैं, कोई मर्डर का जो विक्टिम है मतलब उसके रिश्तेदार, अब मर्डर हुआ तो वो तो बेचारा चला ही गया इस दुनिया से, तो मर्डर वाले केसेस में जो विक्टिम है तो वो तो बोलेंगे ना भाई हमारे केस को फास्ट ट्रैक पे क्यों नहीं डाल रहे हो, सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन में लीकेज वाले केसेस को क्यों डाल रहे हो। और देखो रूट काजेस कहीं और हैं। जैसे राइटर बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर इतने कम होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल भी दोगे तो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं है जल्दी जल्दी दोषी को एक्यूज्ड को दोषी साबित करने के लिए। दिल्ली जैसे सिटीज में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है ना वो डेली 3-4 कोर्ट में अपीयर होता है, इतनी कमी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। और दूसरा, अब देखो पेपर लीक के जो मामले हैं ये ऑनलाइन मामले बन जाएंगे, सीबीटी टेस्ट होगा तो पूरा डिजिटल रिकॉर्ड चेक होगा। अब इसके लिए फोरेंसिक लैब चाहिए, लेकिन फोरेंसिक लैब ही नहीं है हमारे देश में। और तीसरी, एडजमेंट का कल्चर है हमारे देश में। वकील जो है वो एडजमेंट मांगते हैं, बार बार तारीख मांग लेते हैं, और जज जो है वो तारीख दे भी देते हैं। जब तक ये कल्चर खत्म नहीं होगा तो फिर क्या फायदा। तो रोड मैप क्या है, सबसे पहले भाई आप जजेस की कैपेसिटी एक्सपेंड करो, नए जज आप हायर करो, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इंप्लीमेंट करो, फिर इन्वेस्टिगेटिव एंड फोरेंसिक अपग्रेड, नई नई फोरेंसिक लैब्स आप इस्टेब्लिश करो। और जो बार बार एडजमेंट हो जाता है, तारीख मिल जाती है, वो नहीं होना चाहिए, इस पे आप लगाम लगाओ। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये मेंस का पीवाईक्यू है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा था। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो फास्ट ट्रैक कोर्ट से संबंधित। अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपको एक बड़ी सी फैक्ट्री बनानी है या फिर डैम बनाना है। अब देखो इसके लिए जंगल काटने पड़ेंगे, नदी का पानी गंदा होगा, आसपास के लोगों की जो लाइफ है वो भी प्रभावित होगी। तो क्या आप सीधा जाके डैम या फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो? नहीं, पहले आपको इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाना होगा। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, देखो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे ना हम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसके इन्वायरमेंट इंपैक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं। समझ गए? कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर पड़ेगा।
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई प्रोजेक्ट प्लानिंग में ही इन्वायरमेंट की चिंता करना, और अगर मान लो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है तो फिर प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करना, चेंज करना, और ये सब ऑब्जेक्टिव होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। और ये 1986 के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 2006 की EIA नोटिफिकेशन के तहत में आया। इस नोटिफिकेशन ने देखो एक रूल क्लियर कर दिया कि कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए ना प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है, यानी देखो काम शुरू करने से पहले परमिशन लेना जरूरी है। अब इसमें ना प्रोजेक्ट्स की दो कैटेगरीज में बांटा गया है, पहला कैटेगरी ए, दूसरा कैटेगरी बी। कैटेगरी ए बड़े प्रोजेक्ट्स, इनको देखो क्लियरेंस कहां से मिलेगा? डायरेक्ट सेंटर से मिलता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। दूसरे छोटे प्रोजेक्ट्स, इनको क्लियरेंस स्टेट लेवल पे मिल जाता है, यानी स्टेट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, देखो वेदांता की नियमगिरी हिल माइनिंग प्रोजेक्ट था। अब जब इसका EIA करवाया गया, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाया गया, तो नेगेटिव इंपैक्ट सामने आए। तो फिर देखो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यह है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की पावर। अब देखो एक टर्म है यहां पे एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या मतलब है इस टर्म का? देखो ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब ये है आफ्टर द फैक्ट, यानी कि काम हो जाने के बाद। आसान भाषा में आपको बताता हूं, आपने देखो बिना इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के, बिना परमिशन के फैक्ट्री बना ली, पोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, और फिर सरकार के पास जाते हो फैक्ट्री कंप्लीट होने के बाद में कि सर फैक्ट्री तो बन गई है, प्लीज अब दे दो क्लियरेंस, और सरकार ने दे भी दी क्लियरेंस। इसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के खिलाफ नहीं है? है, बिल्कुल है। ये तो देखो वही बात हो गई कि पहले चोरी कर लो और फिर फाइन देके उस चोरी को लीगल करा लो, ये तो वही वाली बात हो गई। तो यहां पे एक टाइमलाइन है, आप ये टाइमलाइन देखिए। 2006 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसने बोला इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंपलसरी है, प्रायर परमिशन लेना जरूरी है, प्रायर क्लियरेंस यानी फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले क्लियरेंस लेना जरूरी है। मार्च 2017 में सरकार ने ना एक एमनेस्टी स्कीम निकाली और ये बोला कि जिसने गलती की है उसको हम 6 महीने का विंडो दे रहे हैं, आओ और क्लियरेंस ले लो। मद्रास हाईकोर्ट में सरकार ने यह वादा किया था कि भाई ये एमनेस्टी स्कीम सिर्फ वन टाइम विंडो है, बार बार हम नहीं निकालेंगे। लेकिन मार्च 2018 में ना मिनिस्ट्री ने एक और ऑफिस मेमोरेंडम निकाल दिया और इस विंडो को और बढ़ा दिया, फर्दर एक्सटेंड कर दिया इस विंडो को। फिर जुलाई 2021 में यह सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, सरकार ने एक SOP निकाल दिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाल दिया, जिसमें एक्स पोस्ट, ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देना है ना, यानी चोरी करने के बाद में लीगल करवाना, इसको सरकार ने लगभग एक रेगुलर प्रोसेस ही बना दिया कि कोई बात नहीं, रेगुलर प्रोसेस है। पहले सरकार कह रही थी ये वन टाइम विंडो है, लेकिन 2021 में तो सरकार ने एक SOP निकाल के इसे एक रूटीन का प्रोसेस बना दिया। जिसने भी गलती की है कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आओ क्लियरेंस करवा लो, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुलाई 2026 में ना सुप्रीम कोर्ट ने अपना गुस्सा दिखाया और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के सरकार के SOP को स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्वैश कर दिया कि भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम, कोई भी फैक्ट्री बनाना स्टार्ट करने से पहले प्रायर क्लियरेंस लेना जरूरी है। लेकिन बन चुकी है फैक्ट्री, पोल्यूशन स्टार्ट हो गया, अब आप आ रहे हो कि क्लियरेंस दे दो, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इस मुद्दे पे क्या बोला है, कई सारे केसेस हैं, जैसे 2017 का केस है कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि बिना प्रायर अप्रूवल के कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव मेजर पे फोकस किया था इस केस में। फिर एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल वर्सेस रोहित प्रजापति 2020 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस को ना ये बोला कि ये जो क्लियरेंस है ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के खिलाफ है। अगर
ऐसा सरकार अलाउ करती है तो भाई फिर तो कोई क्लियरेंस लेगा ही नहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले। सारे के सारे लोग प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही क्लियरेंस लेंगे, फायदा क्या फिर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। फिर पाहवा प्लास्टिक वर्सेस दत्तक केस 2022 का, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा नरम रुख दिखाया, उन्होंने प्राग्मेटिक अप्रोच अपनाई। ये बोला कि देखो अगर प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट नॉर्म्स फॉलो कर रहा है और इकोनॉमी के लिए जरूरी है तो भाई प्रायर अप्रूवल ना होने की वजह से भाई उस प्रोजेक्ट को आप बंद मत करो, कोई बात नहीं। अगर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो किया है लेकिन सिर्फ अप्रूवल नहीं लिया है तो कोई बात नहीं। तो ये पूरी टाइमलाइन है, सारे प्रोजेक्ट्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो जजमेंट आया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो 5 जुलाई 2026 को जजमेंट आया है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के सरकार के ऑर्डर को, जिसमें सरकार ने एसओपी रिलीज की थी और प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में क्लियरेंस को एक रूटीन की प्रोसेस बना दिया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वेश किया है प्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब आगे से नई सरकार क्लियरेंस दे सकती, पहले जिनको क्लियरेंस दे दिया जा चुका है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन आगे से सरकार प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद क्लियरेंस नहीं देगी, देना ही है तो क्लियरेंस प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले देगी। समझ गए? दो टर्म होते हैं, एक रिट्रोस्पेक्टिवली कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो पहले वाले केसेस पे भी लागू होगा जिसमें सरकार ने अप्रूवल दिया है 2025 में 24 में, लेकिन ये रिट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं होता, प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, आने वाले केसेस पे लागू होगा, आने वाले क्लियरेंसेस पे लागू होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बोली कि भाई 2006 का जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन है ना, वो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था, यानी लॉ जैसी पावर वो रखता था। लेकिन 2021 में जो आपने एसओपी रिलीज की है वो तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एक छोटा सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। तो आपका एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो लॉ की पावर रखने वाले नोटिफिकेशन के खिलाफ कैसे जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोल दिया कि भाई जो प्रायर अप्रूवल है वो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर सच में देखो ऐसा कोई मामला आया जिसमें प्रोजेक्ट बन चुका है, अब उसको रद्द करना ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है हम खुद देखेंगे भाई, उस मामले को हम देखेंगे। मान लो 10,000 करोड़ लगा के किसी ने फैक्ट्री बना दी लेकिन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया था, अब लेने आया है वो फैक्ट्री बनने के बाद में, तो क्या उस फैक्ट्री को पूरा डिमोलिश कर दिया जाए या फिर नहीं किया जाए? तो इस पे फिर अब सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगा ऐसे केसेस में क्या किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अच्छा सा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। ये पोटेंशियल क्वेश्चन है मेंस का जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।